अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम सीधे टॉपिक पर ही बात करते हैं। ये दूसरा वीडियो। तो अब आप देखेंगे, आपने पिछले वीडियो में देखा, दो बातें मैंने आप हजरात को बता दी। अब मैं तीसरे टॉपिक पे सीधा आ रहा हूं, जो गजल का तीसरा अज़्ज़ाए तरकीबी क्या है। गजल का तीसरा, ठीक है, उसको कहेंगे काफिया। तीसरा क्या है? काफिया। अब इसका अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से अगर इसका मीनिंग ढूंढे तो इसका मीनिंग क्या होगा? लुगत के एतबार से इसका मीनिंग है, लुगत में यानी लुग़वी माना क्या हो जाएगा इसका? लुग़वी माना हो जाएगा जनाब, लुग़वी माना हो जाएगा पीछे चलने वाला। क्या हो जाएगा? पीछे चलने वाला। और क्या कहेंगे हम इसको? क्या कहेंगे? लगातार आने वाला। ये इसका काफिये का डिक्शनरी का मीनिंग हो गया है जनाब। अब ये क्या है? काफिये के बगैर शायर का कोई वजूद नहीं है। अब बात करें अपन, क्या बात करें कि इसकी थोड़ी सी तारीफ करें। काफिया क्या है ना? इल्मे उरूज। क्या कहेंगे हम? रदीफ से पहले इल्मे उरूज। इस्लाम हम ये बात कह सकते हैं, आम बोलचाल की बात में हम ये कह सकते हैं कि ठीक किसके पहले? रदीफ के पहले काफिये का इस्तेमाल शायर के अंदर होता है। हर मिसरे का, हर शेर का जो दूसरा मिसरा है उससे पहले कहाँ आएगा? रदीफ से पहले काफिये का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बगैर काफिये के गजल का कोई वजूद या तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और हम चलिए बाकी बात करते हैं। बाकी जो अशआर फर्द जो हैं गजल के, उनके अंदर भी इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। बाकी जो अशआर क्या कहलाते हैं? फर्द कहलाते हैं। पहला मतला, ठीक है, दूसरा शेर वैसा ही हो गया तो हुस्ने मतला। और उसके बाद में नंबर 2 रदीफ शेर के आखिर में आ रहा है, ठीक है। और काफिया हर शेर के दूसरे मिसरे के अंदर किससे पहले आ रहा है? उससे रदीफ से पहले आ रहा है, वो कहलाएगा काफिया। क्या कहा मैंने कि रदीफ से पहले, ठीक है। लफ्ज जो मतला के दोनों मिसरों में और फर्द शायर के आखिरी मिसरों में इसका इस्तेमाल होता है। हम अपन मिसाल के तहत अब इसकी बात करते हुए चलें। मिसाल मैं आपके सामने एक शेर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जरा, हर घड़ी खुद से उलझना, हर घड़ी खुद से हर घड़ी खुद से उलझना क्या है? मुकद्दर है। हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, ठीक है। ये एक मिसरा हो गया है साहब। अब मैं भी कश्ती हूं, मैं भी क्या हूं? कश्ती। मैं भी कश्ती हूं, ठीक है। और मुझी में है समंदर मेरा। ये हो गया है। अब इसके अगर हम बात करें तो क्या हो गया है? यहां देखिए, बात करते हैं मुकद्दर, ये हो गया समंदर, और ये मेरा। ये क्या हो गया है? क्या हो गया है जनाब? ये काफिया। यहां समंदर और मुकद्दर जो दोनों चीजें होगी वो इसके मान तहत आ जाएगी, इसके मान तहत आ जाएगी, काफिया कहलाएगी। ये काफिया है जनाब। ये गजल का अज़्ज़ाए तरकीबी का तीसरा टॉपिक है। अब इसका लुग़वी माना मैंने आप हज़रात के सामने रख दिया है। और एक मिसाल के तौर पर, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं भी कश्ती हूँ मुझी में है समंदर मेरा। इस शेर के साथ ये इसकी मिसाल होगी। हम जब इसको अगर याद करेंगे या इसकी समझ पैदा अपने अंदर करेंगे तो हमें एक
एग्जाम के अंदर लिखते वक्त हमें इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि इन बातों के साथ में ही आपको हमें जो है इसका जवाब लिखना होगा। क्या है? गजल की अज़ज़ाए तरकीबी, गजल का मुख्तसर तारुफ बयान करते हुए उसके अज़ज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिए या वाज़े नोट कीजिए। तो ये इस तरह से जो बातें आती हैं, ये एक सवाल का जवाब देने का ये तरीका हो गया। अब इसका नंबर किस पर बात करें? नंबर 4। नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं तो आइए नंबर 4 की बात क्या करेंगे। आइए मैं इसका भी आइए नंबर 4 की अगर हम बात करें, नंबर 4 पर क्या होगा? नंबर 4 पर मक्ता, ठीक है। नंबर 4 पर मक्ता। मक्ते में क्या है? शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। और तखल्लुस कौन सा नाम है? तखल्लुस होता है वो नाम जिसकी वजह से शायर को जो है वो शोहरत नसीब होती है। जैसे वही उसका कौन सा नाम हो गया? तखल्लुस वाला नाम हो गया, ठीक है। अब आइए इसकी अगर हम इसका लुग़वी माना ढूंढें, लुग़वी एतबार से क्या कहेंगे? काटने वाला। लुग़वी माना देखें तो इसका क्या हो गया? काटने वाला, या हम इसको कहेंगे कैंची। क्या कहेंगे हम इसको? कैंची कह देंगे। ये किसके किसके एतबार से कहेंगे हम? लुगत के एतबार से कहेंगे साहब। डिक्शनरी के एतबार से हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि, और ये क्या है? ये गजल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। उस शायर को हम क्या कहेंगे? मक्ता कहेंगे। इसका मीनिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसकी मिसाल मैं आपको देकर के बता देता हूं। मिसाल के एतबार से अपन चले। मिसाल क्या लिखे जनाब? मिसाल लिखते क्या कहें? हैं? क्या, सॉरी माफी चाहूंगा, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे भी। कहें क्या? कहें क्या? कहें क्या जो पूछे, जो पूछे, जो पूछे कोई हमसे मीर, कोई हमसे मीर, ठीक है। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए। जहां में तुम आए, जहां में तुम आए थे, क्या कर चले। ये साहब किसका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। और यहां आ गया है मीर। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर। शायर यहां अपने आप से मुखातिब होता है। किससे मुखातिब होता है? शायर यहां अपने आप से मुखातिब होता है। और ये मीर साहब का तखल्लुस भी मीर था। मीर तकी मीर, मीर तकी का तखल्लुस भी मीर था। तो ये मक्ता है। इस मक्ते के जो बात अगर हम करते हैं तो ये गजल का आखिरी शायर होता है। और इसमें शायर अपना वो नाम पेश करता है जो तखल्लुस होता है। और तखल्लुस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तखल्लुस को इंग्लिश में कहेंगे साहब पेन नेम। वो नाम जो कलम से उसको शोहरत मिलती है, इसको मक्ता को कहेंगे, तखल्लुस को कहेंगे, ठीक है। मक्ते के अंदर तखल्लुस जो आता है उसको कहेंगे पेन नेम। आगे बात समझ में? तो अब इसका हम पांचवा जो टॉपिक है उसकी अगर हम बात करते हैं, चलिए आइए पांचवें टॉपिक की ओर हमें चलते हैं। हाँ, अब इसका आखिरी जो अज़ज़ाए तरकीबी है वो क्या है? बहर है। क्या है? बहर, ठीक है जनाब। अब अगर अपन बहर की बात करें तो बहर का मीनिंग का क्या करेंगे? लुग़वी, लुग़वी माना देखिए, लुग़वी माना के एतबार से हम इसको क्या कहेंगे? बड़ा दरिया।
क्या कहेंगे, बड़ा दरिया। ये इसके बहर का जो है वो कौन सा मीनिंग हो गया, लुगात का मीनिंग हो गया है। अब इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, गजल के हर शायर के वजन को नापने की गरज से, या पैमाना जो तैयार किया जाता है किसको, गजल के हर एक शायर का वजन नापने के लिए क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है, बहर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैं आपको इसमें एक बात और लिख के देता हूं, मौसीकी के एतबार से हम क्या कहेंगे इसको, लय या धुन। ठीक है, ये वजन है किसका, गजल के हर शायर का वजन। मौसीकी जो है उसके अंदर धुन का होना और लय का होना जितना ज्यादा जरूरी होता है, उसी के एतबार से गजल का अगर हम एतबार करें तो बहर का होना बहुत ज्यादा लाजमी है। और इसका अंग्रेजी में हम इसे क्या कहेंगे जनाब, अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूं, ये साहब इसका अंग्रेजी नाम हो गया। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको क्या कहा जाएगा, हिंदी के अंदर ये कहलाएगा छंद। हिंदी के अंदर ये क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। इसके बगैर जो क्या होता है, गजल की कोई है ना, बहर के बगैर, बहर के अंदर ये गजल अगर है तो वो लोगों के ऊपर अपना असर छोड़ेगी, लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। ये जब इंग्लिश के एतबार से, ये हिंदी के एतबार से, लय ठीक है, मौसीकी समझ गए ना, है ना, संगीत वाली बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर लय और धुन का होना जितना ज्यादा जरूरी है उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि गजल के अंदर बहर का होना जरूरी है। हम अगर इसकी बात करें तो फ़अलन ठीक है, यानी फ़अलन गजल की जो बात की जाए, बहर की जो गजल का जो आखिरी टॉपिक है बहर, अगर हम इसकी बात करें तो इसका वजन फ़अलन होता है। ये साहब गजल का 5वां अज़्ज़ाए तरकीबी है। आप पिछले वीडियोस को और इस वीडियोस को मिलाकर के अज़्ज़ाए तरकीबी को अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे, और पिछले जो दोनों वीडियोस हैं उनको मिलाएंगे। इन दोनों वीडियोस को मिलाकर आप अपनी कॉपी के अंदर जिस चीज को नोट करेंगे तो इसका आपका जो सवाल होगा उसका जवाब होगा। सवाल क्या होगा कि गजल के अज़्ज़ाए तरकीबी, गजल का मुख्तसर तारुफ बयान करते हुए उसके अज़्ज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। तो जनाब ये आपका एक प्रश्न, एक सवाल जिसका जवाब मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दिया है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और इस चारों वीडियोस को एक साथ अपनी कॉपी में नोट करेंगे, तब जाकर के आपके उस सवाल का ये एक मुकम्मल जवाब हो गया। सीनियर क्लास के बच्चे इसे खासकर नोट करें और सीनियर क्लास के बच्चे इसे अपने सवाल के जवाब में लिखने की कोशिश करेंगे। जो मैंने तरीका बताया उसके एतबार से आप लिखेंगे, इंशाल्लाह आपके नंबरों में कहीं कमी नहीं आएगी। अलगरज मैं दूसरे वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर आने वाला हूं। तब तक के लिए सब खुदा हाफिज।